तो भैया जो कहा था हमने वही हुआ है, एशिया कप का शेड्यूल आ चुका है। साथ ही दोस्तों आरसीबी की टेंशनें बढ़ गई है क्योंकि चिन्नास्वामी स्टेडियम में बैन के बाद अब क्या आरसीबी पर भी बैन लगेगा और आरसीबी का प्लान बी यहां से क्या होगा, सब कुछ आज इस वीडियो में बताएंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं यश तिवारी, आप देख रहे हैं क्रिकेट फटाफट का 1542वां एपिसोड। 27 जुलाई की तारीख है, रोज की तरह आज भी आईपीएल को लेकर दिन भर की 10 बड़ी रिपोर्ट, बड़ी खबरें आपकी स्क्रीन पर हम परोसेंगे। एंड तक वीडियो को देखिए, लाइक और शेयर जरूर कीजिए। आईपीएल की हर खबर, हर रिपोर्ट हर रोज सबसे पहले देते हैं। 2026 के आईपीएल की हर रिपोर्ट सबसे पहले अभी से ही पाते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब का बटन भाई नीचे पड़ा हिट कर दो, बेल आइकन दबा दो। चलिए दोस्तों शुरुआत कर लेते हैं इस वीडियो के दिन भर की पहली बड़ी रिपोर्ट के साथ। तो रिसेंटली भारत इंग्लैंड सीरीज में बेन स्टोक्स ने भी एक शतक मार दिया और बेन स्टोक्स के इस प्रदर्शन के बाद लगातार ये बातें आ रही थी कि क्या अगला आईपीएल बेन स्टोक्स खेलेंगे, क्योंकि 2025 के आईपीएल में खेलने से तो बेन स्टोक्स ने खुद मना कर दिया था। ऐसी स्थिति में दोस्तों बीसीसीआई का आईपीएल को लेकर एक नियम है, जो नियम आड़े आएगा अगला आईपीएल बेन स्टोक्स नहीं खेल पाएंगे। बेन स्टोक्स को अगले आईपीएल में बैन झेलना पड़ेगा। दरअसल दोस्तों जब पिछले साल मेगा ऑक्शन हुआ था तब ये रूल तैयार किया गया था कि अगर कोई विदेशी खिलाड़ी मेगा ऑक्शन का हिस्सा नहीं बनता है तो वो आने वाले नेक्स्ट मिनी ऑक्शन में भी नहीं जा सकेगा, उसे 1 साल वेट और कूलिंग डाउन पीरियड का सामना करना पड़ेगा। दरअसल दोस्तों हो क्या रहा था ना कि जो मेगा ऑक्शन होता है उसमें सारे प्लेयर्स बिकने के लिए जाते हैं एंड ऐसी कंडीशन में बहुत ज्यादा बिडिंग हर खिलाड़ी पर नहीं लगती। उसके उलट छोटी नीलामी में खिलाड़ी कम रहते हैं, पैसे अच्छे खासे रहते हैं टीमों के पास एंड दैट्स वाई बड़े विदेशी प्लेयर्स के ऊपर अनएक्सेप्शनल बिडिंग हो जाती है। जैसे हमने 20 करोड़ रुपए और 23 करोड़ रुपए स्टार्क और कमिंस के ऊपर 2 साल पहले लगते हुए देखे। इससे निपटने के लिए ये नियम लाया गया था, लेकिन ये नियम गले की फांस बनेगा बेन स्टोक्स के, वो नहीं खेल पाएंगे अगला आईपीएल। आगे बढ़ते हैं दूसरी बड़ी रिपोर्ट की यहाँ से बात कर लेते हैं। तो ये खबर पीएसएल को लेकर आ रही है। भैया पीएसएल वालों फिर से टेंशन में आ जाओ, क्योंकि भारत के कारण एक बड़ा झटका अगले साल के पीएसएल को ऑलरेडी लग चुका है। दरअसल दोस्तों ये जो पीएसएल होता था ना, इस पीएसएल में जो डीआरएस की जो व्यवस्था रहती थी, कैमरोज की जो व्यवस्था रहती थी, वो इंडिया की एक मैनेजमेंट फर्म संभालती थी। यूएई बेस्ड इंडिया की ये मैनेजमेंट फर्म स्पोर्ट्स टेक्नोलॉजी में एक्सपर्ट है और बड़े ही सस्ते रेटों पर ये इंडियन सब कंटिनेंट के जितने भी देश है, चाहे वो इंडिया हो, चाहे बांग्लादेश हो, चाहे श्रीलंका हो, चाहे पाकिस्तान हो, चाहे नेपाल हो, चाहे अफगानिस्तान हो, यहाँ पर होने वाले मैचों में स्पोर्ट्स सुविधाएं प्रोवाइड करती है। डीआरएस टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करती है, कैमरा एंगल्स प्रोवाइड करती है। ये जो टेक्नोलॉजी है ये इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया की जो फर्म्स होती हैं, बिजनेस ओनर्स होते हैं वहां के, वो लोग 10-10 गुना रेट में देते हैं। इसीलिए हमने देखा जब पीएसएल को रीस्टार्ट किया गया था ऑपरेशन सिंदूर के बाद, तब पाकिस्तान सुपर लीग के जो मैचेस थे वो विदाउट डीआरएस हुए थे, क्योंकि इंडिया के जो लोग थे, इंडिया की जो फर्म थी वो बैकआउट कर गई थी। अब रिपोर्ट ये है कि 2026 का जो पीएसएल होगा उसमें भी कोई फर्म नहीं रहने वाली है भारत की। पाकिस्तान के पास ऐसी कोई व्यवस्था है नहीं, पाकिस्तान खुद भिखारी देश है और ऐसी कंडीशन में हो सकता है अगले साल का पीएसएल माफ कीजिए विदाउट डीआरएस खेला जाए, तो अब दिक्कतें बढ़ेंगी। और अगर ये इंग्लैंड या ऑस्ट्रेलिया से टेक्नोलॉजी लेकर आते हैं, फर्म को अगर ठेका देते तो इन्हें बहुत महंगा पड़ेगा। वैसे ही उनकी लीग बहुत ज्यादा घाटे में चल रही है। आगे बढ़ते हैं, खैर तीसरी बड़ी रिपोर्ट की बात करते हैं। एशिया कप का शेड्यूल आ गया। जैसा कि मैंने कहा था एशिया कप होगा, मैंने कहा था आपसे यूएई में होगा, मैंने कहा था आपसे कि अगर हुआ तो भारत पाकिस्तान का मैच 100% होगा। और अब जो शेड्यूल आया है उसमें क्लियर हो गया है कि भारत और पाकिस्तान की टीमें 14 सितंबर को तो एक दूसरे के आमने सामने होंगी ही यूएई में, लेकिन 2 बार भिड़ेंगी, क्योंकि ग्रुप स्टेज के बाद जो मेन इवेंट के मैचेस होंगे उसमें भी भारत पाकिस्तान के होने के चांसेस रहेंगे। उसके बाद अगर हो सकता है जिस तरह के देशेस कंट्रीज खेल रही है एशिया कप, भारत और पाकिस्तान के ही फाइनल खेलने के चांस है, तो हो सकता है 2 से 3 बार इस एशिया कप में हमें भारत और पाकिस्तान भिड़ते हुए दिखे। मेरे हिसाब से 2 बार तो मुझे कंफर्म नजर आ रहा है, एक बार ग्रुप स्टेज में और एक बार शायद फाइनल या उससे पहले। लेकिन हाँ 14 तारीख का मैच कंफर्म हुआ है। अब ऑपरेशन सिंदूर के बीच हमने देखा कि वर्ल्ड चैंपियंस लीग जो लेजेंड लीग चल रही थी उसमें तो भारतीय टीम ने पाकिस्तान के साथ खेलने से मना कर दिया था, लेकिन क्या यहाँ पर एशिया कप में भी ऐसा होगा? और क्या वहां पर खेलना गलत है, यहाँ पर खेलना सही है? खेल तो खेल होता है, पाकिस्तानी तो पाकिस्तानी होता है, तो ये डबल स्टैंडर्ड्स क्या अब हमें देखने को मिलेंगे? ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात होगी। वो जो चैंपियंस लीग थी, वर्ल्ड लीग थी, लेजेंड लीग थी, जो भी बोल दो आप, उस लीग में इतना पैसा इन्वॉल्व था नहीं, दैट्स वाई किसी को फर्क नहीं पड़ा। लेकिन एशिया कप एक बड़ा इवेंट है और इसमें भारी पैसा इन्वॉल्व है। बता दूं आपको कि इंडिया होस्ट कर रहा है, यूएई में जरूर मैचेस हो रहे हैं, तो जाहिर है कि अब देखने वाली बात होगी कि क्या वही पाकिस्तानी अब हमें अच्छे लगने लगेंगे क्या, जिनके साथ पहले हम नहीं खेल रहे थे। और मेरे हिसाब से आखिर ये क्या नया चीज है कि अभी हम कुछ दिन पहले तो ऑपरेशन सिंदूर में इन लोगों की बैंड बजाई है, अब ये फिर से अब हम क्रिकेट को खेलेंगे, चालू करेंगे। ये बात सत्य है कि अगर भारत और पाकिस्तान का मैच ना हो तो कोई भी बड़ा टूर्नामेंट नहीं हो सकता, क्योंकि देखने वालों की संख्या दुनिया में सबसे ज्यादा इस मैच में होती है। लेकिन क्या इन देखने वालों के कारण हम वो सब कुछ भूल जाएंगे जो पहलगाम में हुआ?
भाई मुझे तो नहीं समझ में आ रहा ये क्या किस्सा है। मेरे हिसाब से तो शायद एशिया कप नहीं होना चाहिए था। रिसेंटली ऑपरेशन सिंदूर हुआ है, अब हम एशिया कप खेल रहे हैं। बाकी यार ये मेरी राय है, आप अपनी राय इस पर कमेंट बॉक्स में प्लीज लिखिए, नीचे कमेंट बॉक्स से आगे बढ़ते हैं। चौथी बड़ी रिपोर्ट की बात करते हैं। एशिया कप की टीमें भी कंफर्म हो चुकी है। अफगानिस्तान, हांगकांग, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, यूएई, ओमान और श्रीलंका एशिया कप खेल रही है। इसमें इंडिया, पाकिस्तान और ओमान और हांगकांग की टीमें एक ग्रुप में रखी गई है। हांगकांग का नाम चेंज कर हांगकांग चाइना कर दिया गया है। मतलब हांगकांग की जो टीम खेल रही है एक तरह से वो चाइना की रिप्रेजेंटेटिव टीम है। इंडिया, पाकिस्तान, ओमान और हांगकांग की टीमें एक ग्रुप में है। इसका मतलब यह है कि ग्रुप स्टेज में भारत पाकिस्तान के अलावा हांगकांग और ओमान के साथ मैच खेलेगा। भारत का पहला मैच भी हांगकांग चाइना के साथ ही होने वाला है। आगे बढ़ते हैं, पांचवी बड़ी रिपोर्ट की दोस्तों यहां से बात कर लेते हैं। तो यार विराट कोहली और रोहित शर्मा का रिटर्न अभी और डिले होगा और अभी भी हमें 3 महीनों का लंबा वेट करना पड़ेगा। जुलाई एंड होने वाला है, अगस्त, सितंबर और अक्टूबर, मतलब कि अभी हमें 2 से 3 महीनों का वेट करना पड़ेगा विराट और रोहित शर्मा को फिर से नीली जर्सी में एक्शन में देखने के लिए। क्योंकि अब अक्टूबर तक, 12 अक्टूबर तक भारतीय टीम ओडीआई क्रिकेट नहीं खेल रही है और 12 अक्टूबर के बाद भारतीय टीम पहला अपना ओडीआई मैच पर्थ में ऑस्ट्रेलिया के साथ खेलने वाली है। तो भारत की सरजमी पर तो विराट और रोहित पता नहीं कब खेलेंगे, लेकिन हाँ विदेशी सरजमी पर ऑस्ट्रेलिया में जाकर हमें विराट और रोहित ओडीआई क्रिकेट में दिखने वाले हैं। कुछ रिपोर्ट ऐसी है कि बीसीसीआई शायद मान गया है कि 2027 तक ये दोनों भारतीय टीम के साथ रहें। हालांकि टी20 और टेस्ट से इन दोनों को ऑलरेडी रिटायर करवाया जा चुका है या इन्होंने रिटायरमेंट ले लिया है, कुछ भी बोल लीजिए। लेकिन बड़ी चीज यही है भाई कि हम लोग तो भाई एज ए फैंस इन दोनों प्लेयर को देखना चाहते हैं। आप इस पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखिए। आगे बढ़ते हैं, छठवीं बड़ी रिपोर्ट की यहां से बात कर लेते हैं। ये खबर दोस्तों निकल कर आ रही है रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के प्लान बी के हिसाब से, हवाले से। दरअसल दोस्तों ये जो प्लान बी है ना, ये क्यों जरूरत पड़ रही है आरसीबी की वो समझ लेते हैं। स्टैम्पीड की घटना हुई थी, उसके बाद रिसेंटली कर्नाटका की गवर्नमेंट ने बेंगलोर के चिन्नास्वामी स्टेडियम को अनसूटेबल बता दिया है किसी भी बड़े इवेंट की होस्टिंग के लिए। ऐसी कंडीशन में 2026 के आईपीएल में बेंगलोर में मैचेस नहीं होंगे और उस परिस्थिति में आरसीबी की टीम को, अगर आरसीबी पर बैन नहीं लगता है, अगर रिपोर्ट सही आती है, जिसके चांसेस थोड़े से अच्छे ही हैं, आरसीबी पर मुझे नहीं लगता आरसीबी पर बैन लगेगा, चिन्नास्वामी स्टेडियम पर जरूर लगाओ, तो उस कंडीशन में इनको अपना दूसरा अल्टरनेटिव वेन्यू ढूंढना पड़ेगा। अल्टरनेटिव वेन्यू के रूप में कांतिरावा एक आउटडोर स्टेडियम है बेंगलोर शहर में ही, जो कि फुटबॉल स्टेडियम है, उसका चयन किया जा सकता है। रिपोर्ट ये है दोस्तों कि कांतिवीरा स्टेडियम जो भी है, इस स्टेडियम को भी आरसीबी वाले देख सकते हैं। क्यों? क्योंकि भैया देखो, उसके अलावा पूरी कर्नाटका की स्टेट में कोई भी ऐसा स्टेडियम नहीं है जहां पर बड़ी संख्या में लोगों को बैठाकर मैचेस दिखाए जा सके। मैसूर में स्टेडियम है लेकिन उसमें स्टैंड ही नहीं है। उसके अलावा 3-4 शहर और है कर्नाटका में जहां पर स्टेडियम की व्यवस्था नहीं है। जो व्यवस्था थी वो बेंगलोर शहर में थी और बेंगलोर शहर में एक आउटडोर स्टेडियम कांतिवीरा नाम से और है। तो हो सकता है कि आरसीबी का पहला प्लान भी यही रहेगा कि इस आउटडोर स्टेडियम को क्रिकेट में कन्वर्ट कर यहाँ पर मैचेस कराए जाए। इससे पहले हम देख चुके हैं कि कई बार अमेरिका में जब क्रिकेट के मैचेस होते हैं तो वो फुटबॉल और बेसबॉल के ग्राउंड को ही क्रिकेट के ओवल में कन्वर्ट कर कराए जाते हैं। किया जा सकता है, देखते हैं क्या होता है, क्योंकि सातवीं बड़ी रिपोर्ट भी इसी से जुड़ी हुई है। दरअसल पुणे, कोची, वाइजैक ये 3 शहर और दौड़ में है रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के नए होम मैदान बनने के। आपको बता दूं दोस्तों कि पूना की भी कोई टीम नहीं है, लेकिन पूना के बनने के चांसेस इसलिए कम हो जाते हैं कि पूना महाराष्ट्र में आता है और बड़ी करीबी है पूना की किसके साथ, मुंबई के साथ। तो वहां पर क्या आरसीबी को फैन बेस मिलेगा, सवाल है। हालांकि आरसीबी का फैन बेस पूर्ण रूप से विराट कोहली का फैन बेस है और उस पर तो सवाल नहीं है कि आरसीबी की फैन फॉलोइंग होगी या नहीं, लेकिन उसके अलावा वाइजैक और कोची भी 2 जगहें हैं जिसको आरसीबी के प्लान बी अल्टरनेटिव वेन्यू के रूप में देखा जा रहा है। अब ये जो कोची और वाइजैक है, कोची करीब है बेंगलोर से और कोची साउथ इंडिया में ही आता है, केरला में आता है कोची, लेकिन केरला की कोई टीम नहीं है एंड दैट्स व्हाई आरसीबी को एक अच्छा सपोर्ट मिल सकता है। वाइजैक साउथ इंडिया में आता जरूर है, लेकिन अगर मैं कोची से कंपेयर करूं तो शायद वो थोड़ा सा पीछे रह जाता है। तो आरसीबी शायद अगर कांतावीरा आउटडोर स्टेडियम को नहीं चुनेगी अगर चिन्नास्वामी के स्थान पर, तो हो सकता है फिर कोची के मैदान को चुना जाएगा। देखते हैं आगे क्या होता है। 8वीं बड़ी रिपोर्ट की यहाँ से बात कर लेते हैं। ड्वेन ब्रावो ने महेंद्र सिंह धोनी के आईपीएल फ्यूचर पर बड़ी बात कही है। आपको बता दूं कि ब्रावो अगले साल चेन्नई के साथ जुड़ने वाले हैं एज ए कोच। ही इज स्टिल अबाउट ए ईयर और 2। उन्होंने क्लियर कह दिया कि भैया अभी वो रिटायरमेंट नहीं लेने वाले हैं, अभी उनके पास 1 या 2 साल है। मतलब अभी 44 के हो चुके हैं महेंद्र सिंह धोनी, शायद 46 की एज तक इंडियन प्रीमियर लीग में खेलते दिखेंगे। और इसके पीछे का कारण धोनी का मन नहीं है, इसके पीछे का कारण चेन्नई सुपर किंग्स की टीम की स्थिति। आप समझिए, चेन्नई की टीम मझधार में फंसी हुई है। चेन्नई आज धोनी चले जाते हैं तो ना चेन्नई के पास कोई बड़ा ब्रांड होगा, ना चेन्नई के पास अपना कोई कप्तान होगा। ऐसी स्थिति में चेन्नई का वैल्यूएशन भी डाउन होगा और प्रदर्शन तो ऑलरेडी हमने पिछले साल देख ही लिया, मतलब इस साल देख ही लिया। ऐसी स्थिति में धोनी अब ये चाहते हैं कि आने वाले 1 या 2 साल में चेन्नई को स्टेबलाइज किया जाए, एक बड़ा खिलाड़ी लाया जाए जो कि कप्तान हो और उसके बाद वो चेन्नई का साथ छोड़े। एंड दैट इज वाई दोस्तों अभी मुश्किल है कि वो रिटायरमेंट लेंगे और ब्रावो ने भी यही बात कही है। तो 2026 के आईपीएल के लिए खुशखबरी है, धोनी खेलने वाले हैं।
चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अब 9वीं बड़ी खबर की, बड़ी रिपोर्ट की यहाँ से बात करते हैं। तो कल भारत ने फाइनली इस टेस्ट मैच को ड्रॉ करा ही लिया। 4th टेस्ट मैच चल रहा था जिसमें शुरुआती 2-3 दिन तक तो इंग्लैंड पूर्ण रूप से टीम इंडिया के ऊपर चढ़ा हुआ था, लेकिन फाइनली कल रविंद्र जडेजा एंड थैंक्स टू वाशिंगटन सुंदर दोनों ने शतकीय पारी खेलकर इस टेस्ट मैच को ड्रॉ करा लिया है। दो ही चांस थे इस टेस्ट मैच में होने के, या तो ये टेस्ट मैच ड्रॉ होता या भारत इस टेस्ट मैच को हार जाता। लेकिन इस टेस्ट मैच के जो चौथा दिन था, 5वां दिन था, उससे पहले यही कहा जा रहा था कि भैया भारत इस टेस्ट मैच को हारेगा और 70% 60% चांसेस भारत के हारने के थे। ड्रॉ होने के भी 30% ही चांस बताए जा रहे थे, लेकिन भारत ने जो इम्पॉसिबल था वो कर दिखाया है। तो मेरे हिसाब से लाइक बनता है, क्योंकि इंग्लैंड की सरजमी पर भारत एक अच्छा क्रिकेट खेल रहा है। रिसेंटली 3-4 टेस्ट मैच में तो हमने यही देखा है। की बात करते हैं, ऋषभ पंत रिपोर्टेडली बाहर हो चुके सीरीज से, ईशान किशन की जगह आएंगे। इंडिया इंग्लैंड सीरीज से टो फ्रैक्चर के कारण रिपोर्टेडली ऋषभ पंत जो है बाहर हुए हैं। इसी मैच में कुछ दिन पहले उन्हें चोट लगी थी, उसके बाद वो फिर से बल्लेबाजी करने आ भी गए थे, हाफ सेंचुरीज भी लगाई दी थी। लेकिन ईशान किशन को कॉल किया जा सकता है 5th टेस्ट के लिए। थी दिन भर की 10 बड़ी रिपोर्ट। कमेंट बॉक्स में बताइए आप कौन सी खबर अच्छी लगी, कौन सी नहीं और क्यों। साल भर 12 महीने 24 घंटे आईपीएल का कवरेज हमारे टेलीग्राम पेज पर भी चलता है। टेलीग्राम की लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तुरंत फॉलो कीजिए, ज्वाइन कीजिए, इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब का बटन भी नीचे आए फटाफट हिट कर दो, बेल आइकन दबा लो।